हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी और इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। लेखिका का यह यात्रा वृत्तांत है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक से हिमालय तक की यात्रा की थी और उसी का सुंदर और सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। लेखिका का मानना है कि यात्राओं से मनोरंजन तो होता ही है, साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है और स्थलों की जानकारी भी होती है। जब हम दर्शनीय स्थलों को देखते हैं तो वहाँ की हमें जानकारी भी मिलती है और उसके साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। लेखिका गंगटोक में रात को तारों से जगमगाते आसमान को देखती है। उसी सुबह उन्हें युमथांग जाना था। यदि मौसम साफ हो तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को देख सकती हैं। मौसम भी साफ था किंतु हल्के हल्के बादल थे और इसलिए वे हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा नहीं देख सकी। युमथांग गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूर था। उन्होंने ड्राइवर कम गाइड लिया जिसका नाम जितेन नार्गे था। गाइड वह होता है जो उस एरिया से संबंधित सारी जानकारी देता है, उसको सारी जानकारी होती है और वो जो देखने वाले हैं, वहाँ पर घूमने वाले जो लोग हैं या यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको उस बारे में सारी जानकारी बताता हुआ जाए। युमथांग का मार्ग फूलों से और फूलों की घाटियों से भरा हुआ था। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर सफ़ेद रंग की पताकाएं, बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। ये पताकाएं अहिंसा और शांति की प्रतीक थी। नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता। किसी नए कार्य के आरंभ के समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। यानी कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। सफ़ेद पताकों को देखकर ही अनुमान हो जाता है वहाँ के लोगों को कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हुई है। और जब रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं तो पता चलता है कि कोई उत्सव है या कोई नए कार्य का आरंभ हुआ है। जितेन नार्गे ने बताया कि कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और उन लोगों ने मार्ग में एक घूमता हुआ चक्र देखा जिसके बारे में मान्यता थी कि जो भी इस चक्र को घुमाता है तो उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेखिका मन ही मन में सोचती है कि किसी भी स्टेट में जाएं, कहीं किसी भी प्रांत में जाएं, लेकिन ये अंधविश्वास, पाप और पुण्य संबंधी जो धारणाएं हैं वो सभी जगह लगभग बराबर ही हैं। जैसे जैसे वो हिमालय की ओर बढ़ रहे थे तो जो उनका रास्ता था वो घुमावदार हो रहा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। सिलीगुड़ी के साथ साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य देखते ही बन रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और लेखिका नदी के सौंदर्य को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ ही मन वह हिमालय को भी सलामी देती है कि किस तरह से पहरेदार की तरह यह हमारी सीमा पर खड़ा है और जो विदेशी आक्रांता हैं उनसे हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर रुकती है और सभी लोग वहाँ पर अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं और सभी उनको कैमरों में बंद कर देना चाहते हैं। किंतु लेखिका अत्यंत ही तल्लीनता के साथ, मन के साथ उन बहते हुए झरनों को देख रही है और उनके संगीत को अपने आत्मसात कर रही है और उसमें बिल्कुल तल्लीन होकर उन्हें सुन रही है। उन्हें लगता है कि जैसे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का सारा सौंदर्य यहीं पर है और इस सौंदर्य को मैं छू लूँ। मार्ग में प्राकृतिक दृश्य पल पल बदलते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जादू की छड़ी के साथ इन सौंदर्यों को बदल रहा है, चेंज कर रहा है। जिस तरह से हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो बार बार उनके दृश्य जिस तरह से बदल जाते हैं, इसी तरह से प्राकृतिक दृश्य बार बार बदल रहे थे और लेखिका को लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी के साथ इन दृश्यों को बदल रहा है। बहते हुए झरने, तीस्ता नदी का तीव्र वेग सब देखते ही बन रहा था। ऊपर बादल, आकाश में बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे हवा चल रही है। आसपास खिले हुए फूलों की जो क्यारियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रकृति का ऐसा सौंदर्य देखते ही बन रहा था। इन पहाड़ों के बीच में स्वर्ग के समान सुंदर दृश्य बिखरे पड़े थे। पर्वत, झरने, फूलों की घाटियाँ
और वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को देखने को मिल रहे थे और वो उन्हें बहुत ज़्यादा गहरे जोड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे ईश्वर के वह बहुत समीप है। उनके होठों पर फिर वही प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी, जिसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। कुछ ही दूरी पर चलने पर लेखिका की जो नज़र है वो पहाड़ी औरतों पर पड़ी और वो औरतें पत्थर तोड़ रही थी। इसमें देखिए ये दृश्य है, पहाड़ी दृश्य है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ औरतें पत्थर तोड़ रही हैं, जिन का जो काया थी वो कोमल दिख रही थी, लेकिन उनके हाथों में हथौड़े और कुदाल थी जो जिनको बहुत कड़े हाथों से पकड़े हुए थी और पूरी ताकत के साथ चोट लगा रही थी, और बच्चों को उन्होंने पीठ पर बांधा हुआ था। सूरज ढलने के साथ साथ पहाड़ी औरतें और बच्चे गायें चराकर लौट रहे थे। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चरवाहे होते हैं तो वहाँ पर भी चरवाहे उन्हें देखने को मिले। औरतें और बच्चे गायों को चराकर वापस लौट रहे थे और सिर पर लकड़ियों के कुछ गट्ठर उनके थे। शाम का समय हो गया था और जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियाँ सिक्किमी पहनावा पहने हुए थी, सिक्किमी परिधान में थी और पत्तियों को तोड़ रही थी। उनके चेहरे ढलती हुई शाम के सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। जैसे शाम को सूर्य छिप जाता है तो उसकी जो लालिमा है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है और जो औरतें हैं उनके चेहरे पर भी वो लालिमा दिखाई दे रही थी। चारों ओर इंद्रधनुष की छटा बिखरी पड़ी थी। लेखिका ने इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो चीख उठती हैं। युमथांग पहुंचने से पूर्व लोग कुछ समय के लिए लायुंग रुके। लायुंग में एक ऐसा स्थान है जहां पर छोटे छोटे घर हैं और लकड़ियों के बने हुए हैं। लेखिका भी अपने थकान को उतारने के लिए तीस्ता नदी के पत्थरों पर जाकर बैठ जाती है और वो थकान को उतारती है। थकान उतारना मतलब जैसे हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें थोड़ी थकान हो जाती है, लेकिन अगर वहाँ पर नदी बह रही हो तो वहाँ हमारी थकान उतारना और ज़्यादा आसान हो जाता है। थकने के बाद जब हम ठंडे पानी में हाथ पैर मुँह धोते हैं तो सारी की सारी थकान चली जाती है, गायब हो जाती है। तो लेखिका भी अपनी थकान को उतार रही थी, तीस्ता नदी में अपने हाथ पैर मुंह धोकर और पत्थरों पर बैठी हुई थी। वे लोग वहाँ के लोग, लायुंग के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था और वो खेती किसकी करते थे? आलू की, धान की खेती कर रहे थे और शराब का व्यापार भी करते थे। वहाँ के लोग का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती था और खेती से ही वो काम चलाते थे। अब वे लोग इस समय 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और एक वहाँ के स्थानीय युवक ने वहाँ बताया कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है और इसलिए यहाँ अब की बार स्नोफॉल नहीं हुआ। अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आप कटाओ नामक स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि कटाओ जो भारत का स्विट्ज़रलैंड है, कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अभी तक वह टूरिस्ट स्थान नहीं बना है, इसलिए वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बना हुआ है, वहाँ पर प्रदूषण नहीं है। लायुंग से कटाओ अब केवल 2 घंटे का ही सफ़र आगे था और जैसे जैसे वह ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ता तंग होता जा रहा था और ख़तरनाक भी होता जा रहा था, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो चढ़ाई का क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो सड़कें हैं, रोड हैं, वो बहुत तंग होते हैं और उन तंग रोड पर चलना बहुत मुश्किल होता है और ख़तरनाक भी होता है। अगर थोड़ा सा भी हाथ बहक जाता है तो पता नहीं कितने फिट नीचे खाइयों में जा सकते हैं। अब उन्हें लग रहा था कि और लेखिका को लग रहा था कि इतना सुंदर वातावरण है, इतने सुंदर दृश्य हैं, तो इन दृश्यों में को देखकर उन्हें लग रहा था कि जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्या के लिए यहाँ आते हैं, वो इसी शांति को पाने के लिए आते हैं और इसी शांति का परिणाम है कि हमारे वेदों की रचना हुई है, कि ऋषि मुनियों ने इसी शांति से प्रेरित होकर वेदों की रचना की है। और इस शांति में अगर कोई अपराधी व्यक्ति भी आ जाता है तो वो भी अध्यात्म से जुड़ जाता है, लेखिका का ये सोचना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फौजियों की छावनी दिखाई देती है और वहाँ से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा भी दिखाई देती है। फौजी जवान कड़कती हुई ठंड में अपने आप को कष्ट देकर किस तरह से हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, यह सोचकर लेखिका कुछ समय के लिए उदास भी हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि इतनी ठंड में वास्तव में हमारा जो फौजी है वो किस तरह से दुख झेलकर हमें
सुख का अनुभव करवाता है और अपना सुख त्याग कर हमारे लिए किस तरह से शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। तो ये बातें सारी सोचकर लेखिका जो है वो भावुक हो जाती है और कुछ समय के लिए उदास भी होने लगती है। युमथांग की संपूर्ण घाटी फूलों से भरी हुई थी। जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बंदर का मांस खाते हैं। जितेन ने बताया कि यहाँ के लोग बंदर का मांस खाते हैं, लेकिन लेखिका को छोड़कर किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। लेकिन लेखिका के सिवाय उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पठारी इलाकों में भयानक गरीबी देखी है और उन्होंने देखा है कि लोग सूअर का दूध भी पीते हैं। युमथांग पहुंचकर लोगों को सब कुछ फीका फीका सा दिखाई देने लगा। वहाँ के लोग अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं, क्योंकि पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, लेकिन अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। और वहाँ पर एक चिप्स बेचती हुई महिला से जब लेखिका ने बात की, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं इंडियन हूँ। तो इस भाव में उनको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था और लेखिका ने भी जब ये सुना तो लेखिका को भी बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हुआ और वहाँ के लोग अपने आप को भारत में मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। भारत का हिस्सा अब सिक्किम बन गया है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वहाँ के लोग इस गंगटोक को गंगटोक कहते हैं। गंगटोक का अर्थ है पहाड़। तो ये पाठ हमने पढ़ा, इसके सुंदर दृश्यों को अनुभव किया और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग यहाँ पर लेखिका ने किया है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने भी गंगटोक से हिमालय की यात्रा पूरी कर ली है। तो आप भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करेंगे। और इस पाठ से जैसे कि हमने देखा कि लेखिका ने अपने जो अनुभव हैं वे हमारे साथ साझा किए हैं और साथ में बताया है कि दर्शनीय स्थलों को देखने से हमारी जानकारी तो बढ़ती है, इसके साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है और हमारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा का भी आदान प्रदान होता है। ओके बच्चे।